हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉमर्स पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई क्या होती है और उन्हें कौन कौन से फैक्टर्स अगर मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उन्हें डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में ही हमने बात करी थी, जो पहला डिटर्मिनेंट होता है आपका, वही आपका लॉ ऑफ सप्लाई में आगे आएगा। उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये लास्ट वीडियो के डिटर्मिनेंट्स थे। ओके, मैंने सबको एक्सप्लेन किया था। प्राइस ऑफ कमोडिटी था, टेक्नोलॉजी था, प्राइस ऑफ इनपुट था और गवर्नमेंट पॉलिसी थी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स था और ये आपका गोल ऑफ द फॉर्म था। 3 और एडिशनल थे, वो मार्केट सप्लाई के थे। उसके बाद ईच को हमने सब एक को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट्स। कोई आपसे पूछेगा तो आप इन्हें बता दोगे, काम चल जाएगा। ओके फाइन। बट अगर कोई आपसे फंक्शन पूछता है ना, तो मैंने आपको बताया चाहिए डिटर्मिनेंट्स का है, इनका सप्लाई के साथ डिटेल में रिलेशन। हर एक का फंक्शन, जो भी आपके डिटर्मिनेंट्स है, उसको एज ए फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। बट पहले हम लॉ ऑफ सप्लाई को कंप्लीट करेंगे और सप्लाई कर्व के मूवमेंट्स एंड शिफ्ट को देखेंगे। उसके बाद हम फंक्शन देख लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट समझ में आए हैं तो फंक्शन भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे और ये लॉ ऑफ सप्लाई में भी आपके बहुत काम आएंगे, अभी आप देखेंगे। तो इन सारे डिटर्मिनेंट से जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट्स था, हमने बात करी थी, यही आपका लॉ ऑफ सप्लाई बन के आगे आएगा। तो ये फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या कहता था? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। एक्स कोई भी कमोडिटी है हमारी। ये जो फैक्टर है, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये कहता है कि अगर किसी चीज़ की, किसी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। ओके, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है तो उसकी सप्लाई भी कम होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने बात करी थी, जो प्रोड्यूसर है और जो सेलर है, उसका बिहेवियर क्या कहता है, वो क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्राइसेस अगर हाई होगी किसी कमोडिटी की, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा तो उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। बट अगर प्राइस कम हो रही है, वो चाहेगा कि सप्लाई वहाँ कम से कम हो, अगर प्राइसेस फॉल हो रही हैं, क्योंकि जहाँ जितना उसको प्रॉफिट मार्जिन इस सिचुएशन में मिल रहा था, इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा? अपने स्टॉक करेगा सामान को, ताकि दोबारा से प्राइस बढ़े, तब वो सप्लाई उसको करेगा। तो ये हमारा ये फैक्टर था, ये सप्लाई में इस तरह से इफेक्ट डालता है। यही लॉ ऑफ सप्लाई है आपका। जैसा आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि आपकी प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन था? निगेटिव या इन्वर्स रिलेशनशिप था। यहाँ पर ये पॉजिटिव रिलेशन है। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड दोनों एडम स्मिथ ने दिए थे। ओके, अगर आपको नहीं पता तो कहीं नोट कर सकते हैं। एडम स्मिथ ने दोनों लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड दिए थे। अब लॉ ऑफ डिमांड निगेटिव इम्पैक्ट था प्राइस के थ्रू, और यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव इम्पैक्ट है प्राइस के थ्रू। प्राइस यहाँ बढ़ेगी तो सप्लाई इंक्रीज करेगा, प्राइस कम होगी तो देखिए, अब देखिए दोनों ऊपर ऊपर एरो जा रहे हैं, दोनों नीचे नीचे, तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर ऊपर नीचे इन्वर्स रिलेशनशिप या तो निगेटिव रिलेशनशिप हो गया। मगर एडम स्मिथ जी ने ये कहा कि ओके, ये सिचुएशन भी है, ये सिचुएशन। द लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा कि ऐसी सिचुएशन होती है बट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर अदर फैक्टर्स का मतलब अदर डिटर्मिनेंट्स है। मतलब प्राइस तो डिटर्मिनेंट था और ये हो गए अदर डिटर्मिनेंट। आपने लॉ ऑफ डिमांड में भी ये लाइन पढ़ी होगी। इस लाइन के बिना ये लॉ इनकम्प्लीट है, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड है, चाहे वो लॉ ऑफ सप्लाई है। आप लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को स्टेट जब करते हैं तो ये लाइन ज़रूर ऐड करते हैं, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, कि बाकी सारी फैक्टर्स कांस्टेंट है। अगर प्राइस में चेंज आएगा तो सप्लाई में चेंज पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई है। अगर यही निगेटिव चेंज है तो ये लॉ ऑफ डिमांड है। डिमांड का लॉ हो गया, ये सप्लाई का लॉ हो गया। दोनों ही एडम स्मिथ ने दिए थे। तो ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई कम होगी, वाइल द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। और ये अदर फैक्टर्स आपके ये होंगे। तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आ गया होगा। इसको नोट्स में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये मैंने लिखा हुआ है, एडम स्मिथ जी ने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ सप्लाई एंड आपका लॉ ऑफ डिमांड। स्टेट द डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो मैंने भी आपको बताया वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वाइल द अदर फैक्टर्स मतलब डिटर्मिनेंट आर कांस्टेंट या रिमेन
कांस्टेंट। यहाँ पर आपका डेट इज करके फिर से वही बात लिखी है कि प्राइस को छोड़ करके टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ अदर गुड, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ फॉर्म्स, जितने भी अदर फैक्टर्स थे ये आपके इंडिविजुअल के फैक्टर्स थे, बट यहाँ पर मार्केट के फैक्टर्स भी होंगे, ये सारे आपके कांस्टेंट रहेंगे। अगर आप इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हो तो ये, और मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हो तो वो भी आप इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब इंक्लूड कर रखा है कि सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी, जबकि सिर्फ प्राइस चेंज होगी। वी कैन से दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, हम कह सकते हैं कि सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई। उसकी जो भी सप्लाई है और उसका जो भी प्राइस है उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इफ प्राइस विल राइज, सप्लाई विल राइज। इफ प्राइस विल फॉल, सप्लाई विल फॉल। कि ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई है। इसका अब स्केड्यूल और इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। सो यहाँ पर रहा इसका स्केड्यूल और इसका ग्राफ। ये आपका है यहाँ पर इसका स्केड्यूल, ये इसका ग्राफ है। यहाँ पे मैंने अज्यूम कर रखी है क्वांटिटी एंड प्राइस इंक्रीज हो रही है देखिए, और क्वांटिटी में यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इसी को आप अगर ड्रॉ कर दोगे एज ए ग्राफ तो ये आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा। जहाँ जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। कभी भी आपने देखा होगा तो सप्लाई का कर्व अगर आप बनाते हैं तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह जाएगा, मतलब इस तरह से। यही अगर आपने डिमांड के कर्व बनाए होंगे, अगर याद होगा आपको, तो डिमांड के सारे कर्व इस तरह से डाउनवर्ड सिचुएशन में जा रहे थे, मतलब नीचे की तरफ जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, पर लॉ ऑफ डिमांड के अगर आपने एक्सेप्शन पढ़े होंगे तो उसका ग्राफ अपवर्ड गया होगा। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शनल केस होता है, जैसे जहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है तो वहाँ इस तरह से बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर आप सप्लाई की नॉर्मल सिचुएशन में देखते हैं तो यही ग्राफ बनेगा। अगर सप्लाई का एक्सेप्शनल केस आता है तो ऐसा डायग्राम बनेगा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब सपोज करिए, मैं यहाँ फिर से बना देती हूँ। नॉर्मल सिचुएशन में आपका सप्लाई का कर्व ऐसा बनेगा, नॉर्मल सिचुएशन में डिमांड का कर्व ऐसा बनेगा, क्योंकि आपको मार्केट चैप्टर में पढ़ना है तो मार्केट में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर सप्लाई का एक्सेप्शनल केस आ रहा है तो डिमांड जैसा कर्व बन जाता है, और डिमांड का एक्सेप्शनल केस आ रहा है तो सप्लाई जैसा कर्व बन जाता है। ओके, एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पर हम अजम्पशन देख लेते हैं। ये आपका शेड्यूल है, ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। अजम्पशन मतलब क्या होता है, हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाते वक्त कभी बताया आपको कि हम मान के चलते हैं अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, या अदर फैक्टर्स आपके इक्वल रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो अजम्पशन में आप जितने भी आपके डिटर्मिनेंट्स थे, ये देखिए टी, पी आई, जी, पी ओ, जी एफ, एन, जितने भी, आपने सबको लिख देना है नो चेंज इट विल बी कांस्टेंट, या नो चेंज लिख देंगे तो सारे कांस्टेंट। ये आपके पूरे अजम्पशन हो जाएंगे। तो ये आपके अजम्पशन हो गए, सप्लाई शेड्यूल हो गया और आपका सप्लाई कर्व हो गया। अगर आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आप सप्लाई का पूरा लॉ लिखेंगे, उसके बाद शेड्यूल बनाएंगे, उसके बाद कर्व बनाएंगे, अजम्पशन लिख देंगे। ओके, एनफ होगा। तो अब हम आ जाते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ अप्लाई नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये नोट्स में लिखा हुआ है, मैं इंडिविजुअली आपको पहले समझा देती हूँ। तो चलिए इसे इंडिविजुअली देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पेरिशेबल गुड्स है। ओके, पेरिशेबल गुड्स का मीनिंग क्या होता है पहले आप ये समझेंगे। पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिनका जो लाइफ ड्यूरेशन है बहुत ही कम होता है। जैसे कि आप फ्रूट्स लेके आते हैं तो फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने दिन रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, एक ना एक वक्त बाद वो ख़राब हो जाता है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। इस सिचुएशन में अगर कोई फ्रूट वेंडर है जो फ्रूट सेल करता है, अगर उसके स्टॉल के फ्रूट्स ख़राब होने लगे हैं तो वो लो प्राइसेस में भी उन्हें सेल कर देगा। ये लिखा है सेलर वुड लाइक टू सप्लाई मोर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ टोटल लॉस से बचने के लिए कुछ तो मिलेगा करके उसको सेल कर देता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एक्सेप्शन बन गया कैसे, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस अगर ज़्यादा होगी तभी सप्लाई ज़्यादा होगी, पर यहाँ पर ये सब कुछ ख़राब होने के डर से, टोटल लॉस होने के डर से प्राइस कम में भी अपना सामान सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ओके, तो ये एक्सेप्शनल केस बन जाता है यहाँ पर। दूसरा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आपको पता है एग्रीकल्चर से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, जिनके फार्म्स हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े जो लैंड है वहाँ पर फार्मिंग होती है, चाहे कैसी भी फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, किसी भी तरीके की, तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर इंडिया में प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का
क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, कि रेन पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है। अगर किसी वजह से, किसी ख़राब क्लाइमेट की वजह से ये फ्लड आ जाती है, कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी आ जाती है, वहाँ प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, सामान प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ नहीं पाएगी। हालांकि प्राइस बढ़ेंगे पर सप्लाई उतनी नहीं आ पाएंगी जितनी आनी थी। यहाँ पर भी देखिए प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी किसी चीज़ का उसकी सप्लाई सफिशिएंट नहीं हो पा रही है, बढ़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोड्यूस ही ख़राब हो गया क्लाइमेट की वजह से। ओके, यहाँ पर भी लॉ का, सप्लाई का लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। थर्ड आपका आता है रेयर आर्टिकल्स। देखिए रेयर आर्टिकल्स नाम से बहुत रेयर है, मतलब जैसे ओल्ड कॉइन्स हो गए, बहुत रेयर पेंटिंग हो गई, मोनालिसा की पेंटिंग हो गई। यहाँ अगर देख लें कोई भी ऐसा एंशियंट चीज़ जो ह्यूमन हिस्ट्री से बिलोंग करता हो, ठीक है, रेयर आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो अब कोई भी एक रेयर ऑब्जेक्ट है जो आपका आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ढूंढ के निकाला है कि बहुत पुरानी, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ, मतलब आपकी जो की स्टोन एज थी, सपोज करिए स्टोन एज का कोई प्रोडक्ट वहाँ से उन्होंने खोद के निकाला है, तो वो आर्टिकल तो बहुत रेयर होगा ना, बहुत पुराना, बहुत एंटीक, बहुत रेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेयर आर्टिकल्स मतलब एंटीक चीज़ें हो चाहिए, रेयर चीज़ें होती हैं, तो उनकी जो सप्लाई है वो ढेर सारी थोड़ी ना हो सकती, कभी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत कम मिलते हैं। पर हालांकि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी उनकी सप्लाई लिमिटेड ही रहती है। यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब ओल्ड स्टॉक डिस्पोज। ओल्ड स्टॉक डिस्पोज करने का मतलब है कि अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, किसी मॉल पे या किसी शॉप में ओल्ड स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक मतलब पुराना सामान है जो अपने सीज़न के टाइम पे नहीं बिका, उसका सीज़न आउट होने वाला है, तो ऑफ सीज़न में उसको कोई नहीं खरीदेगा, तो ओल्ड स्टॉक किसी तरह से निकालना है, और वो 2 साल से पिछले वैसे ही रिपीट हो रहा है, वो नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो जो सेलर है वो ओल्ड स्टॉक को निकालने के लिए क्या होगा, प्राइस कम में भी अपनी सप्लाई चाहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा करना। जैसे सेल वगैरह लग जाती है, ऑफ़र प्राइसेस चलते हैं। ऑफ़र प्राइसेस क्यों चलते हैं? 299 की चीज़ें आपको 99 में मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ऑफ़र प्राइसेस चलते हैं बड़े बड़े मॉल्स में। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड स्टॉक अपना डिस्पोज करना चाहते हैं, टोटल लॉस से बचने के लिए। बिल्कुल वही वाली सिचुएशन हो रही है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता है। लास्ट है आपका स्केयर रिसोर्सेज। अगर यहाँ पर बैकवर्ड कंट्री में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। हालांकि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ उतने रिसोर्स ही नहीं है कि उसका सप्लाई हो सके, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई आपका नहीं लगता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं जहाँ लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन थे, ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ एक्सेप्शन है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आ गया है। ये आपका एक्सेप्शंस थे। और लास्ट पॉइंट ये रहा इसका लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सप्लाई कर्व था हमारा, जो सप्लाई का मैं ग्राफ बनाया था शेड्यूल के बाद, तो उसमें कितने शिफ्ट और कितने मूवमेंट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो वीडियो मैं टर्म 2 की फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रही हूँ। एग्जाम्स के बाद आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज़ अपने सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।